नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं मानी गई आयें डीम्ड इनकम। इस चैप्टर का आज पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, श्री रामानंद तथा उनकी पत्नी की 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष संबंधित निम्न विवरण से सकल कुल आय की गणना कीजिए। तो हमको श्री रामानंद और उनकी पत्नी की गत वर्ष 2019-20 की सकल कुल आय की गणना करनी है। पहला है, श्री रामानंद और उनकी पत्नी वस्त्र व्यवसाय करने वाली एक फर्म में साझेदार है जिसमें लाभ का भाग क्रमशः 18,000 और 10,000 रुपये है। तो श्री रामानंद और उनकी पत्नी को 18,000 रुपये और 10,000 रुपये उस फर्म के लाभों में से हिस्सा प्राप्त हुआ। तो फर्म के लाभों पर कर फर्म द्वारा चुका दिया जाता है। तो फर्म के लाभों में से अगर साझेदारों को जो हिस्सा प्राप्त होता है, ऐसा लाभ का हिस्सा साझेदारों के लिए कर मुक्त होता है। आगे लिखा है, श्री रामानंद ने गत वर्ष में फर्म से 24,000 रुपये का वेतन एवं 10,000 रुपये ब्याज के प्राप्त किए। तो श्री रामानंद को जो 24,000 रुपये फर्म से वेतन प्राप्त हुआ है और जो 10,000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए हैं, ये इनकी व्यवसाय की आय मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की आय में शामिल किया जाएगा। जबकि श्रीमती रामानंद ने 15,000 रुपये ब्याज के प्राप्त किए और जो श्रीमती रामानंद ने 15,000 रुपये ब्याज के प्राप्त किए हैं, ये उनकी व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जाएगी। दूसरा है, इनका एक 16 वर्षीय पुत्र एक अन्य फर्म में साझेदार है। इनका एक अवयस्क पुत्र है, 16 वर्ष का पुत्र है, जो एक दूसरे किसी फर्म में साझेदार है और इस फर्म से उसे गत वर्ष में लाभ के अपने हिस्से के 8,000 रुपये प्राप्त हुए। तो इसको भी लाभ के हिस्से के रुपये प्राप्त हुए हैं। तो लाभों का हिस्सा जो है, अगर फर्म में साझेदार के रूप में अगर लाभों का हिस्सा प्राप्त होता है फर्म से, तो ऐसा हिस्सा कर मुक्त होता है, क्योंकि लाभों पर कर फर्म द्वारा चुका दिया जाता है। तीसरा है, श्री रामानंद के नाम में एक मकान संपत्ति थी जिसे पर्याप्त प्रतिफल के बदले 1 दिसंबर 2019 को उनकी पत्नी को हस्तांतरित कर दिया गया। यह मकान संपत्ति 1,200 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठी हुई है। तो इस मकान संपत्ति को श्री रामानंद ने अपनी पत्नी को पर्याप्त प्रतिफल के बदले हस्तांतरित किया है। तो यह संपत्ति रामानंद की नहीं मानी जाएगी। जिस दिन 1 दिसंबर 2019 को पत्नी को हस्तांतरित किया है, तो 1 दिसंबर 2019 के बाद में इस संपत्ति से जो आय प्राप्त होगी, वह आय श्रीमती रामानंद की यानी कि उनकी पत्नी की मानी जाएगी। तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का जो किराया है वो श्री रामानंद की आय मानी जाएगी और दिसंबर से मार्च 4 महीने की इस किराए की आय श्रीमती रामानंद की मानी जाएगी। चौथा है, श्री रामानंद तथा उनकी पत्नी के नाम क्रमशः 10,000 रुपये और 8,000 रुपये के कंपनी के 2 वर्ष पूर्व क्रय किए गए ऋण पत्र हैं जिन पर 16% वार्षिक ब्याज प्राप्य है। तो रामानंद और रामानंद की पत्नी के पास में ऋण पत्र हैं 10,000 रुपये और 8,000 रुपये के, जिन पर 16% ब्याज दिया जाता है। उनकी पत्नी ने उनको अपनी स्वयं की आय में से इन ऋण पत्रों को खरीदने हेतु 5,000 रुपये हस्तांतरित किए थे। तो जो श्री रामानंद के पास 10,000 रुपये के ऋण पत्र हैं, उस 10,000 रुपये के ऋण पत्र में से 5,000 रुपये उनकी पत्नी के हैं। उनकी पत्नी ने ये ऋण पत्र खरीदने के लिए हस्तांतरित किए गए थे। तो 5,000 के ऋण पत्रों पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, वो ब्याज श्रीमती रामानंद का माना जाएगा और 10,000 में से 5,000 पर जो ब्याज प्राप्त हुआ वो श्री रामानंद का माना जाएगा। पांचवा है, वर्ष 2000 में श्री रामानंद ने अपनी पत्नी के नाम बिना किसी प्रतिफल के 50,000 रुपये हस्तांतरित किए। तो वर्ष 2000 में श्री रामानंद ने बिना प्रतिफल के 50,000 रुपये हस्तांतरित किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50,000 रुपये है, ये 50,000 रुपये रामानंद की ही संपत्ति मानी जाएगी, ना कि उनकी पत्नी की, क्योंकि बिना प्रतिफल के ये 50,000 रुपये हस्तांतरित किए हैं। जिससे उनकी पत्नी ने गत वर्षों में 20,000 ब्याज कमाया। तो उस 50,000 रुपये से 20,000 रुपये का उनकी पत्नी ने ब्याज कमा लिया है। और जो वित्तीय वर्ष 2019-20 जिसके सकल कुल आय की हम गणना कर रहे हैं जिस वर्ष की, उस वित्तीय वर्ष में उनकी पत्नी ने 70,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 50,000 रुपये पहले अपने पति से प्राप्त किए थे और 50,000 रुपये पर गत वर्षों में उन्होंने पिछले वर्षों में 20,000 रुपये ब्याज के कमा लिए। तो कुल मिलाकर अब जो संपत्ति है वो हो गई 70,000 रुपये की और उस 70,000 पर 10% की दर से उनको ब्याज प्राप्त हुआ है। तो जो 50,000 रुपये श्री रामानंद ने अपनी पत्नी को ट्रांसफर किए थे, उस 50,000 पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है 10% की दर से, वो ब्याज की राशि तो श्री रामानंद की आय मानी जाएगी। और जो संपत्ति में वृद्धि हुई है, 50,000 रुपये की संपत्ति बढ़कर अब 70,000 रुपये की हो गई है, तो संपत्ति में जो वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई संपत्ति पर जो आय प्राप्त होगी वो आय उनकी पत्नी की मानी जाएगी। छठा है, श्री रामानंद ने 50,000 रुपये एक ट्रस्ट को हस्तांतरित किए थे
जिसके विनियोजन से होने वाली ब्याज की 5,000 रुपये की आय है जो उनके अवयस्क पुत्र की शिक्षा हेतु प्रयोग की जाएगी। अब इन्होंने 50,000 रुपये ट्रस्ट को ट्रांसफर किए हैं और ये 50,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं अपने अवयस्क पुत्र के बेनिफिट के लिए, उसके फायदे के लिए। तो ये जो 50,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं उससे जो आय प्राप्त हो रही है 5,000 रुपये की, ये आय श्री रामानंद की सकल कुल आय में जोड़ी जाएगी। सातवां है, श्री रामानंद ने श्रीमती रामानंद को वर्ष 2001-2 में महाराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड के 1,000 अंश हस्तांतरित किए थे। ये अंश उन्होंने 22,300 रुपये में क्रय किए थे। तो श्रीमती रामानंद को श्री रामानंद ने अपनी पत्नी को 2001-2 में 1,000 अंश हस्तांतरित किए थे और ये अंश 22,300 में क्रय किए थे। तो इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये जो अंश हैं ये पर्याप्त प्रतिफल के थे या बिना पर्याप्त प्रतिफल के। तो हम ये मानेंगे कि ये अंश बिना पर्याप्त प्रतिफल के ट्रांसफर किए हैं, आय को बचाने के लिए किए हैं, कर को बचाने के लिए किए हैं। इसलिए इन अंशों पर ये अंश श्रीमती रामानंद के पास हैं, लेकिन ये अंश माने जाएंगे श्री रामानंद के। और इन अंशों को श्रीमती रामानंद ने 1,34,000 रुपये में बेचा है। तो इन अंशों को बेचने से जो भी पूंजी लाभ हुआ है वो पूंजी लाभ श्री रामानंद का माना जाएगा, ना कि उनकी पत्नी श्रीमती रामानंद का। और वर्ष 2001-2 तथा 19-20 में लागत स्फीति सूचकांक, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लागत प्रसार सूचकांक दिए गए हैं, 2001-2 का है 100 तथा 2019-20 का है 289। और उनकी सकल कुल आय की हमको गणना करनी है, रामानंद और उनकी पत्नी की। तो पहले हम श्री रामानंद की सकल कुल आय की गणना करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री रामानंद फॉर द assessment year 2020-21। तो सबसे पहले 3 नंबर पॉइंट में जो मकान संपत्ति से आय का जो विवरण दिया गया है, तो सबसे पहले इनकी मकान संपत्ति से आय ज्ञात की जाएगी। सकल कुल आय ज्ञात करते समय हम जो शीर्षक हैं, शीर्षक के हिसाब से हेड वाइज हम जो है इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले इनके मकान संपत्ति की आय की गणना की जाएगी। तो श्री रामानंद के पास एक मकान संपत्ति है जिसको उन्होंने पर्याप्त प्रतिफल के बदले अपनी पत्नी को ट्रांसफर कर दिया था 1 दिसंबर 2019 को। तो 1 दिसंबर तक की यानी नवंबर तक की जो आय है वो श्री रामानंद की मानी जाएगी और उसके बाद की जो आय है, जो किराया है, वो श्रीमती रामानंद की आय मानी जाएगी। तो एनुअल वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और एनुअल वैल्यू जो है, एनुअल वैल्यू बीइंग रेंट रिसीव्ड, क्योंकि यहाँ पर जो फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो जो उसको किराया प्राप्त हो रहा है वही उनका वार्षिक मूल्य मान लिया जाएगा मकान संपत्ति का। तो एनुअल वैल्यू बीइंग रेंट रिसीव्ड फॉर 8 मंथ्स, क्योंकि आगे के दिसंबर से लेकर मार्च 4 महीनों का किराया उनकी पत्नी की आय मानी जाएगी। तो 8 महीने, अप्रैल से लेकर नवंबर तक 8 महीने की आय ही जो है श्री रामानंद की आय मानी जाएगी। तो एनुअल वैल्यू बीइंग रेंट रिसीव्ड फॉर 8 मंथ्स, 1200 को 8 से गुणा कर देंगे तो 9,600 रुपये, 9,600 रुपये किराए से आय प्राप्त हुई। और इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। मकान संपत्ति की आय में से एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। तो 9,600 का 30% हम कटौती दे देंगे। ₹2,880 रुपये, 9,600 में से 6,720 इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 6,720 रुपये। फिर हम देखेंगे इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो दूसरा हेड है, पहला हेड है
हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा जो शीर्षक है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इनको लाभ, एक फर्म में साझेदार है और साझेदारी फर्म से इनको लाभों में हिस्सा प्राप्त हुआ है। रामानंद को 18,000 रुपये और उनकी पत्नी को 10,000 रुपये। तो साझेदारी फर्म से जो लाभ का हिस्सा है वो करमुक्त होता है। श्री रामानंद को फर्म से 24,000 रुपये वेतन के और 10,000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए हैं, जो इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन मानी जाएगी। सैलरी, इनकी सैलरी इनको 24,000 रुपये प्राप्त हुई है और इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म 10,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों ही इनकी व्यवसाय से आय मानी जाएगी 34,000 रुपये। इनका पुत्र भी 2 नंबर पॉइंट में है कि इनका एक अवयस्क पुत्र है, 16 वर्ष का पुत्र है, वो भी एक अन्य फर्म में साझेदार है और जिसको लाभों में से 8,000 रुपये प्राप्त हुआ है। फर्म के लाभों में से हिस्सा प्राप्त हुआ 8,000 रुपये का, लेकिन ये जो 8,000 रुपये इसको प्राप्त हुए हैं अवयस्क पुत्र को, वो करमुक्त होंगे, इसलिए रामानंद की आय में इसको शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद है 7वां पॉइंट देखेंगे, जिसमें इनकी पत्नी ने जो शेयर ट्रांसफर किए गए थे वो शेयर्स बेचे हैं, तो पूंजी लाभ हुआ है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमारा तीसरा शीर्षक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सेल प्राइस ऑफ शेयर्स। 1,000 शेयर्स इन्होंने अपनी पत्नी को ट्रांसफर किए थे और इनकी पत्नी ने ये शेयर्स 1,34,000 रुपये में बेचे हैं। तो इनकी पत्नी को ये शेयर ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन ये शेयर्स बिना पर्याप्त प्रतिफल के बदले हस्तांतरित किए गए थे, इसलिए ये शेयर्स श्री रामानंद की ही संपत्ति माने जाएंगे और इन शेयर्स को बेचने से जो लाभ हो रहा है, पूंजी लाभ, वो श्री रामानंद का ही माना जाएगा, न कि इनकी पत्नी श्रीमती रामानंद का। तो 1,34,000 रुपये सेल प्राइस है और इनको खरीदने के लिए जो कॉस्ट थी उसको हम इंडेक्स्ड करेंगे। दीर्घकालीन लाभ हो रहा है, अगर शेयर्स सूचित अंश हैं और 12 महीने से अधिक अवधि के बाद बेचे जाते हैं, अगर करदाता के पास, जो इनका मालिक है उसके पास बेचने से पूर्व 12 महीने की अवधि तक रहे हैं, तो ऐसा लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ माना जाता है। तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ के लिए दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के मूल्य को इंडेक्स्ड करना होता है। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ शेयर्स 22,300 में खरीदे गए थे। उस समय जो इंडेक्स था, इंडेक्स 100 थी, ये खरीदे गए थे 2001-02 में, और 2001-02 का जो लागत सूचकांक है वो है 100, और अब 2019-20 में लागत सूचकांक है 289 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर्स उस समय 100 रुपये में खरीदे जा सकते थे, वो संपत्ति अब 2019-20 में 289 रुपये में खरीदी जा सकती है। लागत में इतना प्रसार हो गया, ये लागत प्रसार सूचकांक है। तो 22,300 में 100 का भाग लगाएंगे, 22,300 में 100 का भाग लगाकर 289 से हम गुणा करेंगे, तो यार है 64,447 रुपये, 64,447 रुपये। तो 1,34,000 में से 64,447 घटाएंगे तो 69,553 रुपये का पूंजी लाभ हो रहा है श्रीमती रामानंद को, लेकिन ये पूंजी लाभ माना जाएगा श्री रामानंद का। चौथा पॉइंट देखते हैं, श्री रामानंद तथा उनकी पत्नी के नाम क्रमशः 10,000 रुपये और 8,000 रुपये की कंपनी के 2 वर्ष पूर्व क्रय किए गए ऋण पत्र हैं। तो अगला हेड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनमें इंटरेस्ट फ्रॉम श्री रामानंद के पास 10,000 रुपये के ऋण पत्र हैं और उनकी पत्नी के पास 8,000 रुपये के ऋण पत्र हैं, जिन पर 16% वार्षिक जो है ब्याज प्राप्त होता है 16% की दर से।
लेकिन जो श्री रामानंद के पास 10,000 के ऋण पत्र हैं, उन ऋण पत्रों को खरीदने के लिए 5,000 रुपए उनकी पत्नी ने दिए थे। तो इस 10,000 रुपए के जो ऋण पत्र हैं उसमें से 5,000 रुपए के ऋण पत्रों पर जो आय प्राप्त होगी वो तो मानी जाएगी श्री रामानंद की, और बाकी के 5,000 रुपए पर जो आय प्राप्त होगी वो मानी जाएगी श्रीमती रामानंद की, उनकी पत्नी की, क्योंकि 5,000 रुपए उनकी पत्नी ने उनको दिए थे। इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 डिबेंचर्स एट द रेट 16%। तो 5,000 का 16% हम ज्ञात कर लेंगे। 5,000 का 16% है 800 रुपये। एट द रेट 16%, तो 5,000 का 16% 800 रुपये इनको ब्याज प्राप्त हुआ। और लिखा है 5वां पॉइंट है, वर्ष 2000 में श्री रामानंद ने अपनी पत्नी के नाम बिना किसी प्रतिफल के 50,000 रुपये हस्तांतरित किए थे। 50,000 रुपये उनकी पत्नी को हस्तांतरित किए थे और 50,000 पर उनकी पत्नी ने 20,000 रुपये पिछले वर्षों में ब्याज कमा लिया। कुल मिलाकर अब 70,000 रुपये की संपत्ति हो गई है। 70,000 रुपये पर 10% की दर से उनकी पत्नी ने ब्याज कमाया है। लेकिन जो मूल संपत्ति है 50,000 रुपये उनके पति ने ट्रांसफर किए थे, इसलिए वो 50,000 रुपये उनके पति की संपत्ति मानी जाएगी, और 50,000 रुपये पर जो आय प्राप्त हुई है 10% की दर से वो तो उनकी पति की मानी जाएगी। और जो 20,000 रुपये संपत्ति में वृद्धि हुई है पिछले वर्षों में, उस 20,000 रुपये पर जो आय कमाई है वो आय श्रीमती रामानंद की मानी जाएगी। तो इंटरेस्ट फ्रॉम ₹50,000 ट्रांसफर्ड टू हिज वाइफ, 50,000 पर 10% की दर से 5,000 रुपये की आय श्री रामानंद की ही मानी जाएगी। एक ट्रस्ट को 50,000 रुपये ट्रांसफर किए अपने अवयस्क पुत्र के फायदे के लिए। तो इस ट्रस्ट से जो 5,000 रुपये की आय प्राप्त हुई है, इस 5,000 रुपये की आय इनके अवयस्क पुत्र के बेनिफिट के लिए है, जो कि इनकी आय में ही शामिल किया जाएगा। इनके अवयस्क पुत्र की आय मानी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 ट्रांसफर्ड टू ट्रस्ट। तो 50,000 रुपये पर 5,000 रुपये की आय प्राप्त हुई है। ट्रांसफर टू ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर चाइल्ड, और आय प्राप्त हुई है 5,000 रुपये की। तो माइनर चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर किए थे। तो कुल मिलाकर इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 10,800 रुपये की। अवयस्क पुत्र की आय को जब किसी उसके माता या पिता की आय में शामिल किया जाता है तो आय में से कटौती प्रदान की जाती है। जब अवयस्क पुत्र की आय को किसी भी अभिभावक की आय में शामिल कर लिया जाता है तो उस अभिभावक को जो है धारा 10 उपधारा 32 के अंतर्गत एक कटौती दी जाती है। उस कटौती में जो राशि सम्मिलित की गई है अवयस्क पुत्र की आय, तो आय की राशि या फिर 1,500 रुपये, दोनों में से जो राशि कम हो उसके बराबर की कटौती दी जाती है। तो अवयस्क पुत्र की आय है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये या जो धारा 10-32 में जो प्रावधान है उसमें है कि अवयस्क पुत्र जो आय की राशि अथवा 1,500 रुपये, दोनों में से जो कम हो उसके बराबर की कटौती दी जाएगी अगर अवयस्क पुत्र की आय को उसके अभिभावक की आय में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर 5,000 रुपये अवयस्क पुत्र की आय श्री रामानंद की आय में शामिल किए गए हैं। तो 5,000 रुपये अथवा 1,500 रुपये, दोनों में से जो राशि कम होगी उसके बराबर की कटौती धारा 10 उपधारा 32 के अंतर्गत दी जाएगी। तो 1,500 रुपये की कटौती यहाँ पर दी जाएगी धारा जो 10 उपधारा 32 के अंतर्गत। तो इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर इनका टोटल करें तो आ रहा है 10,800। एक बार मिटा देते हैं जगह की कमी के कारण, जो डिटेल है वो मिटा दी है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 10,800 की। 5,000 रुपये जो ट्रस्ट को ट्रांसफर किए हैं अवयस्क पुत्र के आय के लाभ के लिए, के बेनिफिट के लिए, वो 5,000 रुपये।
दूसरा जो 50,000 रुपये के नगद ट्रांसफर किया था अपनी पत्नी को, उस 50,000 रुपये पर 10% जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, और इनके पास 10,000 रुपये के ऋण पत्र हैं जिसमें से 5,000 रुपये उनकी पत्नी ने उधार दिए थे, उनकी पत्नी ने हस्तांतरित किए थे। तो 10,000 में से 5,000 के ऋण पत्र पर ही 16% दर से केवल इनकी आय मानी जाएगी, तो 800 रुपये वो। तो कुल मिलाकर 10,800 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। और इस 10,800 में से एग्जम्पशन दे दी जाएगी, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32, 1,500 रुपये की जो है एग्जम्पशन दे दी जाएगी अवयस्क पुत्र की आय के संबंध में। तो 10,800 में से 1,500 माइनस कर देंगे, 9,300 इनकी जो है अदर सोर्सेज अन्य साधनों से आय मानी जाएगी। तो इन सब का टोटल कर लेते हैं, 6,720 प्लस 34,000 प्लस 69,553, 9,300, 1,19,573 रुपये। 1,19,573 ग्रोस टोटल इनकम है श्री रामानंद की। अब बात करते हैं श्रीमती रामानंद की। तो श्रीमती रामानंद की कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम ऑफ श्रीमती रामानंद फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। अमाउंट पर्टिकुलर, पहला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो मकान संपत्ति थी उस मकान संपत्ति को 1 दिसंबर 2019 को श्री रामानंद के द्वारा उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो दिसंबर से लेकर मार्च, 1 दिसंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, 4 महीने की आय श्रीमती रामानंद की आय मानी जाएगी। तो इसकी एनुअल वैल्यू हो जाएगी इस मकान संपत्ति की एनुअल वैल्यू, जो कि रेंट रिसीव्ड ही होगा, 4 महीने का किराया, बीइंग रेंट रिसीव्ड फॉर 4 मंथ्स। 1,200 रुपये प्रति माह किराया प्राप्त होता है, 4 महीने का 4,800 रुपये। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू का 30%। तो 4,800 का 30% डिडक्शन दे दी जाएगी 1,440 रुपये की, 1,440 रुपये की डिडक्शन दे दी जाएगी। तो 4,800 में से 1,440 माइनस किए, 3,360 रुपये इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। दूसरा, ये एक फर्म में साझेदार है और उस फर्म से इनको 15,000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए हैं। तो ये ब्याज की राशि इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन मानी जाएगी। इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म 15,000 रुपये इनकी व्यापार अथवा पेशे की आय मानी जाएगी। फिर दूसरा है, इनका एक 16 वर्षीय पुत्र है। तो 16 वर्षीय पुत्र को जो लाभ में हिस्सा प्राप्त हुआ है वो हिस्सा करमुक्त है। और 7वां पॉइंट, इनके पास अंश थे, 1000 अंश थे जिनको इन्होंने बेचा है गत वर्ष में, लेकिन ये अंश श्री रामानंद के अंश माने जाएंगे, श्री रामानंद की संपत्ति माने जाएंगे, क्योंकि रामानंद ने इनको ये अंश बिना प्रतिफल के ट्रांसफर किए थे। तो इन अंशों को बेचने से जो पूंजी लाभ हुआ है वो हमने श्री रामानंद की आय में शामिल किया है। चौथा है, उनकी पत्नी के पास 8,000 रुपये के ऋण पत्र थे। रामानंद के पास 10,000 के और 8,000 के ऋण पत्र इनकी पत्नी के पास थे। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
इनमें पहला है इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 डिबेंचर्स एट द रेट 16%। 8,000 रुपये के इनके पास ऋण पत्र है जिन पर 16% की दर से ब्याज देय है। तो 8,000 का 16% ज्ञात करेंगे। 8,000 का 16% देखेंगे 1280 रुपये। 1280 रुपये इनको ऋण पत्रों से आय प्राप्त हुई है। दूसरा, आगे कहा गया है इसी पॉइंट में, चौथे पॉइंट में कहा गया है कि इन्होंने 5,000 रुपये अपने पति को हस्तांतरित किए थे ऋण पत्र खरीदने के लिए और उन ऋण पत्रों से 16% की आय प्राप्त की है उनके पति ने। लेकिन इन्होंने 5,000 रुपये हस्तांतरित किए हैं अपने पति को, इसलिए 5,000 रुपये के जो ऋण पत्र इनके पति ने खरीदे हैं उन ऋण पत्रों पर जो 16% ब्याज प्राप्त हो रहा है वो ब्याज भी इनकी श्रीमती रामानंद की आय ही मानी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,000 ट्रांसफर्ड टू हर हस्बैंड, और इन 5,000 पर 16% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ है 800 रुपये का। आगे पांचवा पॉइंट इनकी पत्नी से संबंधित है। पांचों पॉइंट में इनको श्रीमती रामानंद को 50,000 रुपये अपने पति से प्राप्त हुए थे और उस 50,000 पर इन्होंने पिछले वर्षों में 20,000 रुपये का लाभ कमाया था। तो जो 50,000 रुपये ट्रांसफर हुए हैं बिना प्रतिफल के, बिना किसी प्रतिफल के, वो 50,000 रुपये तो इनके पति के ही माने जाएंगे। लेकिन इस 50,000 रुपये पर जो 20,000 रुपये के ब्याज के कमाए हुए हैं, जो ब्याज के रूप में कमाए थे, जिससे कि संपत्ति में वृद्धि होगी और संपत्ति कुल मिलाकर 70,000 रुपये की होगी। और इन 70,000 पर पिछले वर्ष 10% ब्याज कमाया गया है। तो 70,000 में से 50,000 रुपये तो इनकी पति की आय मानी जाएगी, 50,000 रुपये तो इनके पति की संपत्ति मानी जाएगी, और उस पर 50,000 रुपये पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो इनके पति की आय मानी जाएगी। और 70,000 में से 20,000 रुपये जो संपत्ति में वृद्धि हुई है पिछले वर्षों में जो ब्याज के कमाए गए हैं, 70,000 में से 20,000 रुपये जो पिछले गत वर्षों में ब्याज के रूप में कमाए गए हैं, संपत्ति में वृद्धि हुई है 20,000 की, इस बढ़ी हुई संपत्ति पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है 10% की दर से, वो ब्याज की राशि श्रीमती रामानंद की मानी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन रुपीज 20,000 एट द रेट 10%। तो 20,000 पर 10% की दर से 2,000 रुपये इनकी आय मानी जाएगी। तो इनका टोटल करें तो आता है 1280 प्लस 800 प्लस 2,000, तो कुल मिलाकर 4,080 रुपये इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं। सबका टोटल कर लें तो 4,080 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 15,000 रुपये इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और 3,360 रुपये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुल मिलाकर 22,440 रुपये इनकी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है। सभी शीर्षकों की कुल मिलाकर जो आय है, सकल कुल आय है, वो आ रही है 22,440 श्रीमती रामानंद की और 1,19,573 श्री रामानंद की। और हमने ये देखा कि कुछ आयों को डीम्ड मान लिया गया है, मानी गई इनकम मान लिया गया है। संपत्ति का ट्रांसफर किया गया पत्नी को, और पत्नी को जो आय प्राप्त हुई संपत्ति से वो आय श्री रामानंद की मान ली गई। और श्रीमती रामानंद के द्वारा कुछ संपत्ति का ट्रांसफर किया गया अपने पति को, और पति को जो आय प्राप्त हुई वो आय मान ली गई श्रीमती रामानंद की। तो इस प्रकार से मानी गई आय डीम्ड इनकम के अंतर्गत हमने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखा है। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।